मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको विधि का शासन रूल ऑफ लॉ के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण और समझने का प्रयास करने की चेष्टा करना। तो विधि के शासन में हम देखते हैं कि आधुनिक शासन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है स्वेच्छाचारी एवं अधिनायकवादी और दूसरा है संवैधानिक शासन एवं लोकतंत्रात्मक शासन। तो ये जो पहला है, ये तो एक व्यक्ति का शासन है। स्वेच्छाचारी या अधिनायक जो होते हैं वो सारी शक्ति को स्वयं में धारण करते हैं, या फिर उनके अति विश्वास पात्र 1, 2, 3 की संख्या में और उसके सहायक हो सकते हैं, जो उन्हीं की हामी हाँ मिलाने वाले होते हैं। जबकि लोकतंत्रात्मक जो दूसरा शासन है, लोकतंत्रात्मक और संवैधानिक शासन, ये इसका आधार विधि का शासन होता है। ऐसे शासन में शासक या शासन और शासित या फिर कहना चाहिए शासन और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, न कि किसी व्यक्ति के अधीन, जैसा कि स्वेच्छाचारी और अधिनायक तंत्र में होता है। विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डायसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की है, जिसके अनुसार इसके 3 अर्थ हैं। इसके 3 खास तत्व है जिनका हम यहाँ पर मैं आपके समक्ष उल्लेख करने जा रहा हूँ, वो हैं। तो सबसे पहला इसका अर्थ होता है, नंबर 1, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। सीधा अर्थ, कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि विधि के शासन के अनुसार देश में कानूनी समानता है। इसमें कानूनी समानता होती है, अथवा सभी लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानून के अधीन होना है। इसमें और किसी प्रकार के विशेष न्यायालय नहीं होते हैं। केवल जो सामान्य न्यायालय होते हैं, साधारण न्यायालय होते हैं, वो इसमें इसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानून के अधीन सब होते हैं। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विधि धनवान और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं करती, चाहे कोई कितना ही बड़ा धनवान हो और चाहे कोई कितना ही गरीब हो, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक अथवा करों के संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसी भांति उत्तरदायी है जैसे कि कोई अन्य नागरिक। तो इसमें प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही, या फिर जो टैक्सेस का संग्रह करते हैं, कहना चाहिए ग्राम सेवक, पटवारी, उधर प्रधानमंत्री, चाहे कोई पद में कितना ही बड़ा हो और पद में कितना ही छोटा हो, वो बिना वेद औचित्य के यदि वो अपने
अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो कार्य करते हैं जिन कार्यों के करने को उनको अधिकार ही प्राप्त नहीं है, और फिर वो ऐसा करते हैं, तो वो उसी प्रकार से वो अभियुक्त हैं, दोषी हैं, जिस प्रकार से एक सामान्य नागरिक होता है। और जिस प्रकार से सामान्य नागरिक किसी अपराध के लिए दंडित होता है, उसी अपराध के लिए वो भी दंडित होंगे। तो यहाँ पर सब लोग, प्रधानमंत्री से लेकर सारा साधारण नागरिक, सब विधि के अधीन है। विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि से परे कोई नहीं। तो पहला तो इसमें यह है। दूसरा, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। विधि के शासन के अनुसार व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता है, अन्य किसी प्रकार के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता और न ही उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। और ये किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित नहीं किया गया हो। तो देखो इसमें क्या है कि विधि का शासन क्या कहता है। इसमें जो इसका दूसरा भावार्थ है, अर्थ है, तत्व है, वो है कि बिना अपराध के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। जो भी कानून तात्कालिक समय में प्रचलित है, जब तक उस प्रचलित कानून का उल्लंघन कोई नहीं करता है, उस समय तक किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। और ये जांच कौन करेगा? ये जांच जो देश के साधारण न्यायालय हैं, वो साधारण ढंग से इसकी जांच करेंगे। और यदि दोषी पाया जाता है तो दंडित होगा, और इस प्रकार से यदि दोषी नहीं पाया जाता है तो वो उस किसी भी प्रकार से उनको दंडित नहीं किया जा सकता। तो सीधी सीधी बात यह है कि एक व्यक्ति को कानून के उल्लंघन करने पर ही दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। तो ये दूसरी बात है इसमें। तीसरा, संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। ये विशेष रूप से ब्रिटेन में इसको देखा जाता है कि विधि के शासन में ब्रिटेन के संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायाधीशों के निर्णय के परिणाम स्वरूप है, जो कि उनके सामने लगाए गए अभियोगों में सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण करते हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी मुद्दे पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। देखो इसमें क्या है कि जो संविधान के सामान्य सिद्धांत हैं, वो वहाँ के जो न्यायाधीश और उन न्यायाधीशों के सामने एक अभियुक्त और अभियोग के रूप में जब उन्होंने उनकी पैरवी करते हुए निर्णय दिया, न्यायाधीशों के निर्णय जो कहना चाहिए एक प्रकार से वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं, और वो न्यायाधीशों के निर्णय वहाँ के फिर संविधान के सिद्धांत बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, न्यायाधीशों के जो निर्णय हैं वहाँ पर वो एक प्रकार से नागरिकों के अधिकारों का प्रिजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं कि उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन न करे। और इसमें इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से भी
समझ सकते हैं, जो इस बात की ओर भी इसका संकेत है कि दूसरे शब्दों में भी इसको इस प्रकार से इंटरप्रेटेड किया जा सकता है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी मुद्दे पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित में गारंटी नहीं देता है। अमेरिका और भारत में तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो संविधान में उनका अच्छी प्रकार से उल्लेख है। फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रताएं प्राप्त है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका और भारत से ज़्यादा वहाँ के नागरिक हैं वो अपने सामान्य जीवन में स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जबकि वहाँ के संविधान में इन अधिकारों का उल्लेख लिखित में नहीं किया गया, फिर भी वो ज़्यादा स्वतंत्रता को उपभोग करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं और इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। उपसंहार के रूप में हम देखते हैं कि अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक चिन्ह माना है। वह किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत शासन को वांछनीय मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कानून में किसी भी प्रकार की वासनाएं तथा विकारों का समावेश नहीं होता है, जबकि श्रेष्ठतम व्यक्ति भी वासनाओं से संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकता। शेवाइन के शब्दों में कानून की संप्रभुता को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। तो हम ये आज मैंने आपके सहयोग से ये विचारों का आदान प्रदान, जो अपना टॉपिक है उस पर अच्छा ये मैंने मेरी ओर से आपके सामने अच्छी प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है। फिर भी जहाँ कहीं आप इसमें कोई कुछ छूट गया हो या आपके ज्ञान अभिज्ञान में कोई और नई बात आती हो तो आप कृपया करके मुझसे शेयर करेंगे। और आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।